डियर स्टूडेंट्स, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संगठन और कार्यक्रम की चर्चा करते हुए हमें ये सिद्धांत स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता का संबंध वस्तुतः शीतयुद्धकालीन राजनीति के उस दौर से था जिसमें दोनों वैश्विक गुटों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण एक दूसरे गुट का क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से अस्तित्व में आना उस समय की आवश्यकता थी, अपरिहार्यता थी और परिणाम था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन न केवल राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा, अपितु उसकी उपलब्धियों को भी हम इसी श्रेणियों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। गुटनिरपेक्षता की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए नंबर 1, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में जिसमें कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के सदस्य देशों का महत्व प्रतिपादित हो रहा था, उसे दोनों ही गुटों ने, पूंजीवादी गुट यूएसएसआर का और साम्यवादी गुट यूएसएसआर का, दोनों ही गुटों ने मान्यता दी। इसका सीधा सा आशय ये था कि वो दोनों ही गुट गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को, उसकी भूमिका को, उसकी सदस्य संख्या को और सबसे बड़ी बात उसके आर्थिक, सामरिक और भौगोलिक महत्व को स्वीकार कर रहे थे। इसलिए दोनों ही गुटों ने उसको मान्यता प्रदान की। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो मानी जाती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, कि शीत युद्ध उस स्थिति का परिचायक था जिसमें युद्ध की उन समस्त तकनीकों, रणनीतियों, लक्ष्यों, अलायंसेस को, गुटों को, मैत्री संबंधों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था, इस तरीके से उसको आकार दिया जा रहा था कि पूरा विश्व हर समय इसी स्थिति में रहता था कि कभी भी कोई बड़ा तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि कोई बड़ी चूक हो जाए तो। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक तरीके से दोनों गुटों के बीच में उस स्थिति को इस स्थिति में ला दिया कि वो शीत युद्ध किसी भी तरीके से किसी बड़े उष्ण युद्ध में या बड़े आक्रामक युद्ध में परिवर्तित ना हो पाए। तो शीत युद्ध को उष्ण युद्ध में परिवर्तित करने से रोकने का जो कार्य है, जो श्रेय है, वो हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को देते हैं, क्योंकि एक बड़ी सदस्य संख्या के साथ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपना स्वयं का निर्णय और मत और अपना जो दृष्टिकोण था वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और जो विवादास्पद मुद्दे थे उन पर स्पष्ट कर रहा था। ये जो स्थिति थी, इसने तीसरी उपलब्धि की ओर संकेत करता है कि शीत युद्ध को देतांत में रूपांतरित किया। देतांत क्या है? DETENTE एक फ्रेंच वर्ड है जिसका सीधा सा आशय ये है तनाव शैथिल्य, तनाव में शिथिलता, अर्थात ऐसी स्थिति जब दोनों ही वैश्विक गुटों के मध्य तनाव की स्थिति थोड़ी कम हुई और दोनों ने आपस में अपने संबंधों की पुनर्व्याख्या करने का प्रयास प्रारंभ किया, तो वो जो तनाव कम होने की स्थिति है, तनाव शैथिल्य की स्थिति है, उसे देतांत बोला जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि शीत युद्ध को उष्ण युद्ध में परिवर्तित नहीं किया, लेकिन उष्ण युद्ध को परिवर्तित नहीं किया और पूर्व स्थिति में भी नहीं आ सकते, तो बीच की जो स्थिति थी वो देतांत की स्थिति थी, जिसने दोनों में आपस में अपने शस्त्रीकरण को लेकर, अपने विभिन्न आर्थिक परियोजनाओं को लेकर, अपने जो विभिन्न इन्होंने संगठन बनाए हुए थे उनको लेकर एक पुनर्दृष्टि विकसित करने का कार्य किया और आपसी संवाद की जो पहल थी वो दोनों ही गुटों के स्तर पर प्रारंभ हुई। जब दोनों ही गुटों के स्तर पर देतांत की स्थिति आई तो ये स्थिति उनको किसकी तरफ लेकर गई? 4th नंबर की तरफ, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाने की ओर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वस्तुतः ऐसे राष्ट्रों का, सदस्य राष्ट्रों का एक बड़ा मंच था जहाँ पर उनकी भौगोलिक विशिष्टता के कारण जो राष्ट्रीय सुरक्षा थी वो सीधी उनके एक प्राथमिकता में थी। तो इस प्राथमिकता के कारण इन क्षेत्रों में शीत युद्ध के दौरान जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे वो एक बाजार का काम करते थे उनके वैश्विक शक्तियों के लिए, शस्त्रों के बाजार का। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने क्षेत्रों में चूंकि इस प्रकार की शक्तियों को बहुत अधिक हस्तक्षेप और प्रभावित करने से एक सीमा तक रोके रखने में सफलता प्राप्त की, फलतः वो शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण का प्रयास, जो निशस्त्रीकरण का प्रयास था, शस्त्रों को कम करने का प्रयास था, वो एक प्रभावी रूप ले पाया। और निशस्त्रीकरण की प्रमुखों में जितनी भी सॉल्ट ट्रीटीज थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटीज थी, वो इसके अंतर्गत की गई, क्योंकि जितने अधिक शस्त्रों का संग्रह होगा उतना अधिक आक्रामक प्रवृत्ति
का जो प्रकटीकरण है वो अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों में स्वाभाविक था, लेकिन शस्त्रीकरण के स्थान पर निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया और शस्त्रों को नियंत्रित करने और क्रमबद्ध रूप से उनको धीरे धीरे कम करने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बातचीत होना गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में गिना जाता है। पांचवा उपलब्धि, राष्ट्रीय प्रकृति और विकास का समानांतर चलना। अर्थात गुटनिरपेक्ष शीत युद्ध में क्या है कि दो गुट अपनी गुटीय विचारधारा के कारण, अपनी एक स्थिर स्ट्रेटजी के कारण, अपनी एक स्थिर बाजार की प्रणाली के कारण अपने सदस्य राष्ट्रों को इस प्रकार की नीतियों का अवलंबन करने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ सीमा तक बाध्य करते हैं, कुछ सीमा तक एक प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे सभी सदस्य राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वो किसी भी गुट के साथ में अपना जो एक राष्ट्रीय हित है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन बस उन्हें अपने उस दृष्टिकोण के बारे में स्पष्टता रखनी होनी थी। तो फलतः राष्ट्रीय प्रकृति चूंकि प्रत्येक राष्ट्र के अलग थी, तो उसकी राष्ट्रीय प्रकृति के आधार पर वो अपने विकास की दिशा को निश्चित करने के लिए, तय करने के लिए स्वतंत्र था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किसी भी राष्ट्र के ऊपर इस प्रकार की विचारधारा का आरोपण करने का कोई प्रयास नहीं किया। फलतः जो विकासशील देश थे उन्होंने आर्थिक विकास की दिशा की ओर तीव्र गति से प्रयाण किए। 6 पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वरूप रूपांतरण। इसका आशय ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था और इसका जितना भी जो प्रभावशाली निर्णय शक्ति थी वो उन विजेता राष्ट्रों के पास में थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते हुए थे। लेकिन आप 50 के बाद में दीजिए, 52, 55 के बाद में, हम बॉर्डूम सिविलियन के बाद में भी देखते हैं कि एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों की जो मैत्री थी उस मैत्री सम्मेलन की पहल के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में नैम एक ऐसे मंच के रूप में उभर कर आया जिसने अपने सदस्य राष्ट्रों की सदस्य संख्या के साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महासभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक मत है, अपनी एक भूमिका है। तो उस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में होने वाले किसी भी विवाद की अनदेखी नहीं कर पाया और उसको बहुत हल्के में नहीं ले पाया। तो फलतः संयुक्त राष्ट्र संघ भी विजित राष्ट्रों के द्वारा नियंत्रित और कंट्रोल्ड होने के बावजूद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के राष्ट्रों के हित समर्थन में अपना पक्ष रखते हुए और सुनते हुए दिखाई दिया। 7th है, चूँकि शीत युद्ध के दौरान जो सहायता दी जाती थी विजित राष्ट्रों के द्वारा या सर्वोच्च शक्तियों के द्वारा, वो मूलतः उन्हीं राष्ट्रों को दी जाती थी जो उनके का अनुगमन करते थे या उनके गुट में शामिल होते थे। लेकिन विकासशील राष्ट्र ऐसी अवस्था में नहीं थे कि वो किसी एक भी गुट के साथ अपने आप को कमिटेड कर पाएँ, क्योंकि उनको जो आर्थिक सहयोग की अपेक्षा थी, आर्थिक संसाधनों की अपेक्षा थी, आर्थिक तकनीक की अपेक्षा थी, वो उनको दोनों ही गुटों से मिलने की अपेक्षा रखते थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक ऐसा मंच करवाया कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय विकास के लिए यदि किसी भी गुट से आर्थिक सहयोग, आर्थिक संसाधन, आर्थिक तकनीक का आयात करना चाहता है या एक्सचेंज करना चाहता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो फलतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, एक बड़ा मंच उपलब्ध करवाया। 8 नंबर, नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसका सीधा साथ ये है कि जब परस्पर राष्ट्रों में आर्थिक सहयोग के लिए पहल और सहयोग होने लग गया तो उसने एक ऐसी नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें भौगोलिक आधार पर जो संसाधन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के पास में या एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों के पास में थे वो अपनी व्यापार की शर्तों पर अपनी शर्तें विकसित राष्ट्रों के साथ में किस प्रकार बनाई जानी चाहिए या निर्धारित की जानी चाहिए उसके बारे में निर्णय ले सकते थे। यद्यपि इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था उसमें विजेता राष्ट्रों की या शक्तिशाली राष्ट्रों का थोड़ा सा हमें एकाधिकार देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की तरफ गई जिसमें छोटे छोटे राष्ट्रों ने भी अपने आर्थिक महत्व को या अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण या अपने पर्टिकुलर किसी आर्थिक संसाधन के कारण भी अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण माना और नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक निश्चित स्वरूप देने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चूँकि हित संघर्ष की राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय चूँकि मतभेदों और मतभेदों के निवारण की राजनीति है, तो फलतः क्या होता है कि कोई भी ऐसा संघर्ष चाहे वो क्षेत्रीय हो, दो गुटों के बीच में हो, दो के स्थान पर किसी छोटे या बड़े राष्ट्रों के मध्य हो, दो छोटे छोटे राष्ट्रों के मध्य हो, अर्थात किसी भी प्रकार का संघर्ष, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे सीमा से संबंधित हो, चाहे वायु सीमा से संबंधित हो, चाहे संसाधनों के एकत्रीकरण को लेकर हो, चाहे वैश्विक व्यापार से संबंधित नियमों को लेकर हो, अर्थात किसी भी प्रकार के ऐसे संघर्षों को विश्व राजनीति में टालने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, संघर्षों को टालने की, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की देन मानी जा सकती है। क्योंकि जितने भी अविकसित, विकासशील, अर्धविकसित राष्ट्र थे, वो एक तरीके से प्रयोगशाला बने हुए थे जो महाशक्तियाँ थी उनकी। लेकिन इसकी बहुत अधिक प्रयोगशाला बने होने के बावजूद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच के कारण, उसकी एक प्रखरता के कारण, समय पर उसके द्वारा उठाए जाने वाली मांगों के कारण, किए जाने वाले प्रतिरोध के कारण समस्त राष्ट्र की एक साथ एक बार आ जाते थे, तो विश्व राजनीति में संघर्षों को टालने में वो सफल हो पाए। इस अर्थ में हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर में जो यूएसए है और यूएसएसआर दो अलग ब्लॉक हैं जो एक नैम को एक छोटी उपस्थिति के रूप में दर्ज करते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, कोल्ड वॉर के दौरान ही ऐसी स्थिति आती है जब यूएसए, ये देखिए मैंने ये छोटे छोटे आपको सामने सर्कल्स बने हुए हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि पहली स्थिति कोल्ड वॉर की है जिसमें एक छोटी भूमिका के रूप में नैम को स्वीकार किया जा रहा है, मान्यता दी जा रही है। लेकिन वहीं जब देतांत की पोजीशन आती है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो इसकी एक प्रमुख भूमिका को स्वीकार किया जा रहा है। और तीसरी भूमिका वो है जिसमें इसके साथ डायलॉग करने के लिए यूएसए और यूएसएसआर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इवन जो विश्व स्तर का नेतृत्व था, चाहे वो नासिर का हो, नेहरू का हो, टीटो का हो, वो भी इस मंच को, बाद में यासिर अराफात का, तो मतलब जितने भी वैश्विक नेतृत्व करने वाले, नेतृत्व देने वाले, दिशा देने वाले नेता थे, वो भी इस समय उस अवस्था में थे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर उनकी उपस्थिति को प्रभावी बनाते थे। इस अर्थ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्धकालीन स्थिति का, इतिहास का एक ऐसा परिदृश्य है जिसकी उपलब्धियां होने के कारण वह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। यद्यपि एक ध्रुवीय विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हम पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने विश्व राजनीति में राजनीतिक संघर्षों के स्थान पर आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यापार, समन्वय, सहयोग और पारस्परिकता के नए सूत्रों को खोज लिया है और उस पर ये कार्य करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।